हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे डिस्कशन ऑन डेलिमिटेशन। हिंदी में हम इसे परिसीमन कहेंगे। फर्स्टली यू नो व्हाट इज डेलिमिटेशन। द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। द मेन टास्क ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन इज redrawing the boundaries of the various assembly and Lok Sabha constituencies based on a recent census. दरअसल आप सब जानते हैं कि आजादी के समय हमारे देश का जनसंख्या की स्थिति क्या थी और वर्तमान में देश की जनसंख्या क्या है। पहले की तुलना में देखा जाए तो उत्तरोत्तर रूप से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली जो है विधानसभा और लोकसभा की सीटों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसकी स्टोरी क्या है आप ये समझें। एज अमित शाह प्रेजेंटली होम मिनिस्टर asserts that delimitation would not impact the parliamentary seats to southern states. So you know the key constitutional provisions related to it and examining whether the delimitation commission's decision is open to judicial review. मतलब यह हुआ कि अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए देखिए इससे जुड़े हुए प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हमें जानना आवश्यक है और यह भी जानना जरूरी है कि परिसीमन आयोग का फैसला न्यायिक समीक्षा के लिए क्या खुला है। दिस टॉपिक्स बिलोंग्स टू इंडियन पॉलिटी, इट्स रेलिवेंस। UPSC Civil Services exam asked a question of the Delimitation Commission in 2012. Since delimitation is again in the news, it is important to know the constitutional provisions, historical background, and important court judgments related to the delimitation. Why in the news? Union Home Minister asserted that delimitation will not lose any parliamentary seats to the southern states. The statement came after Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin Tuesday announced an all-party meeting on March 5th to discuss the issue of delimitation, saying it is hanging over southern state like a sword. Deliberation is expected to be held after the new census exercise, which is much delayed. As per the delimitation calendar set earlier, this was to happen by 2026. In independent India's history, delimitation has taken place 4 times: 1952, 1963, 1973 and 2002. मतलब आप ये समझिए कि हाल ही में गृह मंत्री द्वारा परिसीमन से यह कहा गया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को कोई संसदीय सीट नहीं मिलेगी और यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक की घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि दक्षिणी राज्यों पर तलवार की तरह लटक रहा है। नई जनगणना के बाद परिसीमन होने की उम्मीद है जो काफी विलंबित है। पहले से तय परिसीमन कैलेंडर के अनुसार यह 2026 तक होना था और स्वतंत्र भारत के इतिहास में 4 बार परिसीमन हुआ: 1952, 1963, 1973 और 2002 में। अब आप यह खुद देखिए कि जो अभी विचार चल रहा गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिंग द लोकसभा यूजिंग 2006 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कि मतलब किन राज्यों में नए परिसीमन से कितनी सीटें बढ़कर के क्या हो सकती हैं।
जैसे देखिए आप बोल्ड चार्ट के मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि पंजाब में 18, हरियाणा में 18 हो जाएंगी, नए परसिमन से दिल्ली में 12, उत्तर प्रदेश में 143, राजस्थान में 50, मध्य प्रदेश में 52, गुजरात में 43, महाराष्ट्र में 76, सेम एज इट इज बिहार में 79, वेस्ट बंगाल में 60, झारखंड में 24 और छत्तीसगढ़ में 19, ओडिशा में 28, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 54, कर्नाटका में 41, केरला में 20, तमिलनाडु में 49, इसी प्रकार से असम में 21। तो एक प्रकार से आप इसके माध्यम समझ सकते हैं कि वर्तमान में जहां जैसी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है उसी के आधार पर लोकसभा की सीटों में इजाफा होगा। अब यदि इसके हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर हम नजर डालें तो देखिए, फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन बेस्ड ऑन सेंसस 1951, डेटा हेडेड बाय जस्टिस एन चंद्रशेखर अय्यर, फिक्स द लोकसभा सीट्स एट 494। ये जो मतलब समझिए कि फर्स्ट डेलिमिटेशन कमीशन 1953 में आया और उस समय यह कहा गया कि लोकसभा की सीटें लगभग 494 फिक्स रखी जाएंगी। सेकेंड डेलिमिटेशन कमीशन बेस्ड ऑन 1961 सेंसस इंक्रीज द लोकसभा सीट्स फ्रॉम 494 से 522। मतलब पहले जो प्रथम डेलिमिटेशन कमीशन में 494 सीटें थी उसको बढ़ाकर के 522 कर दिया गया। ये 1963 की बात है। फिर इसके बाद देखिए, थर्ड डेलिमिटेशन कमीशन बेस्ड ऑन 1971 सेंसस हेडेड बाय जस्टिस जे.एल. कपूर इंक्रीज द सीट्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 522 to 543 and assembly seats from 3771 to 3997. 42nd Amendment Act 1976 proposed any further delimitation of constituencies for elections to Lok Sabha and state legislative assemblies until the 2001 census of India. This was to encourage population control measures of states. तो आपसे समझिए जो थर्ड डेलिमिटेशन कमीशन था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जस्टिस जे.एल. कपूर, ये 1973 में गठित हुआ था 1973 में। और इसमें देखिए लोकसभा की सीटें जो पहले 522 थी वो बढ़कर के 543 कर दी गई। इसी प्रकार से असेंबली सीट में भी 3771 से 3997 किया गया। There were no delimitation exercises after 1981 and 1991 census. इसके बाद फोर्थ डेलिमिटेशन कमीशन was based on the 2001 census, data headed by Justice Kuldeep Singh. There was only readjustment of boundaries and no increase in seats of Lok Sabha and state legislative assemblies. 84th Amendment 2002 proposed any increase in seats till 2026. मतलब ये कहा गया कि 2002 में जो चौथा डेलिमिटेशन कमीशन आया तो ये फिक्स किया गया कि लगभग 2026 तक लगभग यही सीटें यथावत रहेंगी। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। द इलेक्शन कमीशन डिफाइंस delimitation as the process of drawing constituency boundaries for elected bodies based on the population in the most recent census. Article 82 of the Constitution states that after every census is completed, the allocation of Lok Sabha seats to each state must be adjusted based on population changes. इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव आयोग परिसीमन को नवीनतम जनगणना में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित निकायों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद प्रत्येक राज्य को लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 81 स्टेट देयर कैन बी नो मोर देन 550 मेंबर्स इन द लोकसभा, 530 from states and 20 from union territories. It also says that the ratio between means the number of seats and the population of the states is so far as practicable the same for all states. So each constituency across the country should ideally
have the same population। अर्थात यह हुआ कि आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा में 550 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। साथ ही यह भी कहा गया है कि सीटों की संख्या और राज्य की आबादी के बीच का अनुपात जहां तक पॉसिबल हो सभी राज्यों के लिए समान है। इसीलिए देश भर में हर निर्वाचन क्षेत्र की आबादी आदर्श रूप से समान होनी चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज rationalize the structure and composition of the electoral constituencies. It addresses to the principle of one veto, one value to provide representation to different sections of the population and remove gross inequalities in the population size of constituencies। मतलब ये समझिए कि परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना और संयोजन को युक्तिसंगत बनाना है। यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार में भारी असमानताओं को दूर करने के लिए एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट डेलिमिटेशन कमीशन एवरी डिकेड टू रीअप्रोप्रिएशन सीट्स among states। The commission is appointed by the President of India and comprises a retired judge of the Supreme Court or a High Court, the Chief Election Commissioner and the State Election Commissioner। अर्थात संविधान में राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण के लिए हर दशक में एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होते हैं। द कमीशन एग्जामिन्स द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ रिड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिड्रॉ ए न्यू वन वेयर इट इज नेसेसरी। द ड्राफ्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया विच इज ओपन फॉर पब्लिक फीडबैक। The final report is published after accounting for the public feedback। Once published, the commission orders are final and as per the Delimitation Commission Act 1952 and Article 329A of the Constitution has the full force of law and shall not be called into question in any court। इसका मीनिंग ये हुआ कि आयोग जनसंख्या में होने वाले बदलावों की जांच करता है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाया जा सके या जहां आवश्यक हो वहां निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सके। मसौदा रिपोर्ट भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है जो जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला रहता है। अंतिम रिपोर्ट जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की जाती है और एक बार प्रकाशित होने के बाद आयोग के आदेश अंतिम होते हैं। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 और संविधान के अनुच्छेद 329 ए के अनुसार कानून की पूरी ताकत रखते हैं और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेलिमिटेशन प्रोसेस इंक्लूड्स चेंजेस टू आर्टिकल 81 मीन्स which defines the composition of the Lok Sabha and article 170 composition of legislative assemblies, article 82 Article 55 deal with the president election process of which value of each vote in the electoral college is decided on the population basis। Article 330 and 332 covering reservation seats of the Lok Sabha and Legislative Assembly respectively means परिसीमन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन में अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के संरचना को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में है, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। इसके लिए निर्वाचक मंडल में प्रत्येक वोट का मूल्य जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों के आरक्षण को कवर करते हुए भी शामिल है। तमिलनाडु and other southern states have argued that they should not be penalized for successfully implementing population control measures compared to high population states in the north।
अर्थात तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने यह तर्क दिया कि उत्तर के उच्च जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में उन्हें जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एज ए रिजल्ट ऑफ डेलिमिटेशन, अर्थात परिसीमन के परिणाम स्वरूप लोकसभा की संरचना में परिवर्तन। डेलिमिटेशन हैज टेकन प्लेस 4 times, 1952, 1963, 1973 and 2002, with the number of seats fixed and readjusted during the first 3 exercises. The 1952 delimitation exercise set the maximum number of Lok Sabha seats at 500 after the commission held 3 public meetings to gather feedback. In the 1952 Lok Sabha polls through elections were held in 489 seats. In 1957 494 seats went to polls. अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि परिसीमन 4 बार हुआ और पहले 3 कार्यों के दौरान सीटों की संख्या निर्धारित और पुनः समायोजित की गई थी। 1952 के परिसीमन में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 500 तय की गई थी। इसके बाद आयोग ने फीडबैक जुटाने के लिए 3 पब्लिक बैठकें की थी। हालांकि 1952 के लोकसभा चुनावों में 489 सीटों पर चुनाव हुए थे और 1957 में 494 सीटों पर मतदान हुआ था। In 1963, the Delimitation Commission made its first set of changes to the composition of the Lok Sabha, noting that the average population per constituency had risen from 7.3 lakh to 8.9 lakh. The final order raised the total Lok Sabha seats to 522. Means 1963 में परिसीमन आयोग ने लोकसभा की संरचना में पहला बदलाव किया। यह देखते हुए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या 7.3 लाख से बढ़कर 8.9 लाख हो गई। अंतिम आदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 522 कर दी गई। In 1973, the commission raised the maximum Lok Sabha members to 545 to account for population growth and the formation of new states. Since then, the number of members has remained unchanged. यानी 1973 में जनसंख्या वृद्धि और नए राज्यों के गठन को ध्यान में रखते हुए आयोग ने लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी और तब से सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। In 1976, the 42nd amendment to the Constitution froze the number of Lok Sabha seats and put off delimitation for 25 years until the 2001 census under Article 82. The Indira Gandhi-led Congress government at the time, during the emergency era, cited family planning policies as the reason for this suspension, saying it did not want to punish states with effective population control measures, as their representation in the Lok Sabha would fall compared to states with high populations. अर्थात 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी और अनुच्छेद 82 के तहत 2001 की जनगणना तक 25 साल तक के लिए परिसीमन को स्थगित कर दिया गया। उस समय इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार ने इसे निलंबन का कारण परिवार नियोजन नीतियों को बताया और कहा कि वो प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपाय वाले राज्यों को दंडित नहीं करना चाहती, क्योंकि उच्च जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। In 2002, another amendment was made under the Atal Bihari Vajpayee-led BJP government. This 84th amendment further delayed delimitation for another 25 years, though constituency boundaries were redrawn to account for changes in population according to the 2001 census. The total number of Lok Sabha seats and the number of seats allotted to each state remained unchanged. According to the amendment, the next delimitation would have happened only after the 2031 census, but with the 2021 census delayed, the government plans to change this. The census has not been held yet. अर्थात ये हुआ कि 2002 में
श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी गवर्नमेंट के तहत एक और संशोधन किया गया और इस 84वें संशोधन ने परिसीमन को और 25 साल के लिए टाल दिया। हालांकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में बदलाव के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं फिर से बनाई गई, लेकिन लोकसभा सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या अपरिवर्तित रही और संशोधन के अनुसार अगला परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद ही होना था, लेकिन वर्ष 2021 की जनगणना में देरी के साथ सरकार ने इसे बदलने की योजना बना रही है। जनगणना अभी तक नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या परिसीमन आयोग का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है? इज द डेलिमिटेशन कमीशन डिसीजंस बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू? इन किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द appellant filed a writ petition before the Gujarat High Court challenging the reservation of the Bardoli Legislative Assembly constituency in Gujarat for the scheduled caste community. The Gujarat High Court dismissed the writ petition citing Article 329A of the Constitution of India 1950. According to Article 329 Clause A, the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under Article 327 or Article 328 shall not be called in question in any court. मतलब आप ये समझिए कि किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ मामले में अपीलकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें गुजरात में बारडोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित करने को चुनौती दी गई। गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 329A का हवाला देते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 329A के अनुसार अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाए गए या बनाए जाने का दावा किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट in its judgment in July 2024 held that the constitutional courts can review the order of the delimitation commission and can also grant appropriate remedy if an order is manifestly arbitrary and reconcilable to constitutional values. Judicial review provides the remedy to prevent any abuse when harsh measures become necessary to deal with extraordinary situations. मतलब यह कहा गया कि जुलाई 2024 में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतें परिसीमन आयोग के आदेशों को समीक्षा कर सकती हैं और अगर कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत है तो उचित उपाय भी दे सकती हैं। न्यायिक समीक्षा किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय प्रदान करती है जब असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए कठोर उपाय आवश्यक हो जाते हैं। The judgment also cited the Dravid Munitra Kadagam versus State of Tamil Nadu case where the court was called upon to interpret Article 243O and 243ZG of the Constitution, which mirror the subject matter of Article 329. In the case, the court rejected the contention that the provisions place a complete bar on judicial intervention. It was noted that a constitutional court can intervene to facilitate the elections or when a case for mala fide or arbitrary exercise of power is made out, said the judgment. मतलब फैसले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का भी हवाला दिया गया जिसमें कोर्ट ने
कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 243 ओ और 243 जेड की व्याख्या करने को कहा गया था, जो अनुच्छेद 329 के विषय वस्तु को प्रतिबिंबित करते हैं। इस मामले में न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये प्रावधान न्यायिक हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। फैसले में कहा गया कि यह उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक न्यायालय चुनावों को सुविधाजनक बनाने के लिए या जब दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से सत्ता के प्रयोग का मामला बनता है तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो यह था देखिए डेलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के बारे में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।